चलते हैं। उस टाइम पे आपकी रिपोर्टिंग बड़ी स्ट्रांग, मतलब आज भी है, उस टाइम पे हुआ करती थी। जब आप फील्ड में उतरते थे तो कई बारी मार झगड़े ऐसी भी चीज़ें सामने आई और आपके खिलाफ सरकार ने आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए। आप 48 आवर्स तक रहे वहाँ पे। उसके बाद जब आप बाहर निकले तो अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि प्रदीप मेरे छोटे भाई तुम आ गए और ये सारी चीज़ें बहुत मैंने करीब से देखी। हाँ, आपके ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल को ये सब्सक्राइब करें और आप भी इस तरीके से आगे बढ़ के रहिए, क्योंकि जब मैंने भी 2015-16 में 16 में शुरू किया था, सिर्फ मेरे पास तो आपके पास तो माइक और ये 2 है, ट्राइपॉड है, मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता, तो विदाउट मैं ही करता था। तो आपके जैसे युवाओं के जब चैनल जो 1-1 करोड़ व्यूअरशिप तक पहुँचेगा तो आप 1 करोड़ लोगों की ओपिनियन आगे कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप भी आगे बढ़ते रहिए और हर देश के युवा को ये करना चाहिए कि सरकार पे निर्भर ना हो, किसी पे निर्भर ना हो, अपने हिसाब से कितना बड़ा करे, अपनी कंपनी को बड़ा करे, अपनी चीज़ को बड़ा करे और वही उसी से देश आगे जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से आगे बढ़िए, ये मैं आपके चैनल के ज़रिए आपको भी कहना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इट मीन्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवाज़ और आपके साथ मैं हूँ नितिश ठाकुर। और आज ना केवल आपके साथ नितिश ठाकुर है, आज एक ऐसे एंकर और एक ऐसे ज़बरदस्त पत्रकार से आपको मिलवाएंगे जिनके बारे में जान के आप हैरान हो जाएंगे। प्रदीप भंडारी आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत होगी और उनके बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और आगे क्या सोचा है उन्होंने, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। जो स्टार्टिंग में तो इंजीनियरिंग करके निकले, उसके बाद शौक चढ़ा, यूट्यूब चैनल खोला और अचानक से एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट बन के सामने आए हैं और इतने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं कि कई रिपोर्टर्स की इनसे शिकायत भी रहती है कि भैया जब ये ग्राउंड पे आते हैं ना तो हम नहीं कर पाते हैं कैप्चर। तो प्रदीप सर, वेलकम टू आवर चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ा एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बातचीत करेंगे, है ना। और मैं बस, देखिए, आपसे हम सीख के, आपको देख के ही हम जर्नलिज़म में आते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जर्नलिज़म में आने का कैसा मकसद था और कैसे अचानक से एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट आप स्टार्टिंग में भी अपने आप को बोले हैं? मैं हमेशा से कहता हूँ नितेश, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके ये यूट्यूब चैनल में आपने मुझसे बात करी। देखिए, मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट था और अभी भी एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट ही हूँ। और मैं सेफोलॉजिस्ट भी, जो भी चुनावों का भी आकलन करता था, वो भी एक्सीडेंटल रूप से हुआ और वो भी एक्सीडेंटल रूप से। मेरा मानना ये है कि लाइफ के अंदर जो ओनली रियलिटी है उससे प्रेजेंट होता है। और जब मैंने जन की बात को शुरू किया था सो तब उद्देश्य ये था कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हम लोग 543 लोकल चैनल्स खोलेंगे और 543 मिलियन व्यूअरशिप तक पहुंचेंगे। वो भी अभी उद्देश्य बना हुआ है। और जब क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे, रिसोर्सेज कम थे, तो इनिशियली जब हम लोग फेसबुक पे करते थे तो मिलियंस व्यूज़ आते थे, पर रेवेन्यू उसका मोनेटाइजेशन इतना नहीं होता था। और मेरे डिबेटिंग डेज से ही मैं इलेक्शंस, पॉलिटिकल एनालिसिस, इन सब में बहुत रुचि रखता था। बहुत डिबेट्स करी है मैंने, करीबन 100-150 डिबेट्स की होंगी और हार्डली एनी डिबेट हारा हूँ। तो फिर करते करते एक बार यूपी इलेक्शंस 2017 मेरे दोस्त के साथ वो कैंपेन कर रहा था, घूमने का मौका मिला और मैं 2 महीने यूपी में था। तो उस वक्त यूपी में हमने रिपोर्टिंग भी कर ली, इलेक्शंस भी क्योंकि हर ग्राउंड का डेटा था, एक बिज़नेस चैनल के साथ टाइप हो गया और फिर इलेक्शंस भी पूरा सही हो गया। ऐसे करते करते मॉडल को भी इवॉल्व कर दिया और आज हम लोग के सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी रिकॉर्ड इलेक्शंस में। बात रही रिपोर्टिंग में, तो इनिशियली रिपब्लिक के साथ में इलेक्शंस का किया था, हिंदी का था, तो हिंदी का मेरे दिमाग में था कि जो हिंदी में पब्लिक शो उससे बेहतर कर सकते हैं, वो कर दिया। वो शो नंबर 1 हो गया। सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत पहले से फॉलो कर रहा था, फिर अर्नब ने उसको उठाया, उनके साथ मिलकर उसको उठाया और फिर वो बड़ा हो गया। अभी जनता का मुकदमा कर रहे हैं, वो शुरू किया, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो इसलिए कुछ इसमें कोई मेथड नहीं है, सिंपल है कि जो प्रेजेंट है उसमें 100-200% दूँ और अपने काम के में ये होना चाहिए कि आपके काम में एजेंडा तो होना ही चाहिए। जो कहता है जिसका एजेंडा नहीं वो झूठ बोलता है। मेरा एजेंडा है कि 100 करोड़ लोगों की हम लोग आवाज़ बन सकें। तो ये जन की बात क्या मन की बात से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक ग्लोबल लीडर है, तो वो उनकी मन की बात कर सकते हैं जिसको देश और दुनिया सुनना चाहती है। जन की बात का ऑब्जेक्टिव ये था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डे, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन डे 2016 के अंदर कहा गया था पार्लियामेंट में, तो मैं टीवी चैनल्स देख रहा था, तो मुझे बहुत बोरिंग लगा था देखते हुए। तो मैंने बोला चलो करते हैं। तो मैंने एक शो किया था, तो मेरे किसी एक दोस्त ने चलो जन की बात नाम दे दो, बोला चलो जन की बात नाम दे देते हैं। तो उसको फिर करके हुआ। फिर जब मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेम है और मेरा मानना है मीडिया का काम ही जन की बात होना चाहिए।
चाहिए, और मेरा भी काम यही है कि जन की बात होना, तभी मैं ओपिनियन भी लेता हूँ, तभी मेरा एजेंडा भी है। पर मेरा बस एक ही रूल है जर्नलिज्म के अंदर या सिफोलॉजी के अंदर या पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर, कि जो भी चीज़ करो उसमें झूठ मत बोलो। मेरा एजेंडा मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मेरा जनता का मुकदमा इंडिया न्यूज़ पे शो देखेंगे जो भी हार्ट पे नंबर 1 कर रहा है, उसमें भी मैं एक शुरुआत में बोल देता हूँ मेरा ये एजेंडा है, और मैं उसको तथ्यों से बैक करता हूँ। तो और जिसको काउंटर करना है करेगा। तो इसीलिए ये रूल रखता हूँ कि मैं एक भी चीज़ झूठ नहीं बोलता हूँ, कि मैं ये नहीं बोलूँगा, फैक्चुअली रॉन्ग नहीं होऊंगा मैं। सो दैट इज़ द रीज़न। पर कोई इंस्पिरेशन उससे नहीं है प्राइम मिनिस्टर की, हज़ारों चीज़ों से आदमी इंस्पायर होता है, पर ये चीज़ कोइंसिडेंटली नाम जो है करते करते शुरू हो गया था। मैं आपसे आगे ये जानना, अब थोड़ा ना आपके रिपब्लिक भारत वाले एरा में चलते हैं। उस टाइम पे आपकी रिपोर्टिंग बड़ी स्ट्रांग, मतलब आज भी है, उस टाइम पे हुआ करती थी। जब आप फील्ड में उतरते थे तो कई बारी मार झगड़े ऐसी भी चीज़ें सामने आई, और आपके खिलाफ सरकार ने आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए। आप 48 आवर्स तक रहे वहाँ पे। उसके बाद जब आप बाहर निकले तो अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि प्रदीप मेरे छोटे भाई तुम आ गए और ये सारी चीज़ें बहुत मैंने करीब से देखी। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था मन में, कि क्या मैं सही कर रहा हूँ इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है? क्या कोई डर, क्या कोई खौफ, क्या था उस टाइम पे सब? कुछ नहीं, मेरे को डर वर नहीं होता, चैलेंजेस सही रहते। मुझे तो मज़ा आ रहा था करते हुए, क्योंकि जब मैं अपने काम में पूरी तरीके से डूब जाता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। अभी भी जब मैंने इंडिया न्यूज़ पे ये जनता का मुकदमा इनिशियली किया था, तो हम लोग ने 15 दिन बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस, ओनली शो हिंदुस्तान के टीवी में था जिसने 15 दिन लगातार बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस पे अपना पूरा का पूरा कैंपेन किया था। और फिर CBI की बात की थी। मुझे बहुत थ्रेट्स आए थे ऑन कैमरा, 4 TMC लीडर्स उठ के चले गए, तो उन्होंने बोला तुमको सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे। फिर CBI हो गई तो चुप हो गए। सो इसलिए मुझे इसमें इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट जब तक आप चैलेंजिंग चीज़ नहीं लो, जब तक आप चैलेंज नहीं करो सच के लिए, तब अदरवाइज़ आपको काम करने का कोई मतलब नहीं है। अब बात रही आपने करी सुशांत के समय में, मैं उस कॉज के लिए कम्प्लीटली कमिटेड था और कम्प्लीटली कमिटेड हूँ। और उस वक्त जब अर्नब के साथ मैं काम कर रहा था, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप हमारा था, और वो भी उसमें डूबे हुए थे, तो इसलिए उसके अलावा और कुछ नहीं था। बहुत सपोर्ट था और बहुत अच्छी एक जर्नी थी काम करने की। पर कभी भी मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो मेरा जो खार पुलिस स्टेशन में कम से कम 16 हफ्ते में गया था, जो अभी तक शायद ही किसी केस में कोई जाने का उसमें होता है। तो मेरा आयो भी बोलता था तुम्हें तो कोई डर नहीं, कुछ नहीं, तुम आते बैठो। मैंने बोला यार पुलिस वालों की फैमिली से हूँ, सब कुछ देखा है, सोशल सर्विस में क्या डरना चाहिए, कुछ गलत किया ही नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, तो ये सब चलता रहता है। आपको ये होना चाहिए कि आप अपने काम से या तो देश के अंदर राष्ट्रवादी विचार को आगे ले जा सके, या देश के लोगों का कुछ भला कर सके, वही ऑब्जेक्टिव है। दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। तो आपने सुशांत केस के लिए इतना लड़ा, क्या लगता है आपको कि अब तक भी उनको मिल पाया है जो उनके हक का था? देखिए, हिंदुस्तान में दिक्कत ये है कि प्रोसेस ऑफ लॉ है ज़्यादा दिन रूल ऑफ लॉ। तो हम लोग के अंदर आप देखते हैं केसेस लंबित पड़े रहते हैं। अब मेरा एज अ मीडिया उस वक्त दायित्व तो ये था कि ये केस, क्योंकि मुंबई पुलिस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल निशान थे और काफ़ी ज़्यादा एस्पर्जन्स थे, तो केस जो है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो CBI को ट्रांसफ़र हुआ। तो उस वक्त मेरा दायरा वहाँ तक ख़त्म हो गया। अब जब CBI के अंदर केस है, कई बार PIL भी लगी और CBI ने कहा कि हम लोग मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो जब तक CBI किसी चीज़ तक नहीं आ सकती, मैंने 2 बार डिजिटल पे शो भी किए, उसके 2-2, 3-3 लाख व्यूज़ भी आए, 1 लाख। पर मैंने बोला कि जब तक फैमिली की तरफ से भी कोई आके उसको और बोलेगा, तभी जाके वो चीज़ उठाई जा सकती है। क्योंकि फैक्ट्स, अब जब मैटर सब जुडिस है तो आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप सिर्फ यही कर सकते हो कि CBI जल्द से जल्द केस के बारे में बताए, उसकी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये इस पर एक PIL भी हुई थी और उस PIL के अंदर भी ये आया था कि मैटर इज़ सब जुडिस। सो आप उसमें कोर्ट ने भी कुछ दायरे तय किए, इस कारण भी इसको बहुत ज़्यादा एक ट्रायल के रूप में नहीं क्वेश्चन किया जा सकता है। सो मेरी उम्मीद है कि CBI इसको जल्द करेगी, और जब CBI अपनी रिपोर्ट पेश करेगी फिर उस पर हम सवाल निशान लगा सकते हैं। पर ये चीज़ हिंदुस्तान में बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ना कि प्रोसेस ऑफ लॉ है, रादर देन रूल ऑफ लॉ। सो प्रोसेस ऑफ लॉ कई बार हावी हो जाता है और चीज़ें बहुत लंबित हो जाती हैं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आप हमेशा चाय बिस्कुट गैंग के बारे में बात करते हैं, जो कई पत्रकार ऐसे हैं जो आपके ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, जैसे, और अभी आपने ट्विटर पे राणा यूब के बारे में काफ़ी बातें कही।
तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, राणा स्पेशली राणा अयूब? राणा अयूब तो जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो एंटी इंडिया हिटर है और वो तो एक इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट है। वो सुबह 4 बजे उसका वीडियो देखती है जिससे तालिबान इंस्पायर होता है। तो ये तो इस देश का क्या दुर्भाग्य है। ऐसे लोग अगर सड़कों पे चल जाएंगे तो ये ऐसे लोगों को कोई जनता का समर्थन कभी ना मिला था ना मिलेगा। ये सब सेक्युलरिज्म की आड़ में इस्लामिक जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं और राणा अयूब उसी का फोर फ्रंट है। और ये बाहर जाके इनकी जो भी इस्लामिक जिहाद पाकिस्तानी लॉबीज़ या ये सब जो इसको फंडिंग करती हैं या थर्ड पार्टी सोर्सेज के थ्रू इनको फंड करती हैं और ये कोट अनकोट अपना एजेंडा चलाते हैं। ट्विटर पे ट्वीट करना तो सिर्फ जर्नलिज्म नहीं होता है, कौन सी और इनकी सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि भाई ये मोदी से नफ़रत करते हैं और हिंदुओं से नफ़रत करते हैं। इनमें और हम में यही फ़र्क है, हम किसी से नफ़रत नहीं करते, यही चीज़ है। पर ये लोग देश के ख़िलाफ़ है, ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ है, ये सबसे बड़ा एक इशू है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। बात तो राणा अयूब का पत्रकार के उसमें तो हटा ही दीजिए, जो कहता है उसको पत्रकार वो बेवकूफ़ है। और इसको इसीलिए एक्सपोज करता हूँ मैं, और इसको ज़रूरत है एक्सपोज करने की। शॉकिंग है इस देश में कि ऐसे फ्रॉड्स जो अभी तक इनने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, इनने कोविड में भी जनता का पैसा लूटा और चोरी किया। ये लोगों का कुछ दीन ईमान नहीं है, जनता का पैसा लूट कर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं राणा अयूब जैसे लोग। दैट इज़ राणा अयूब। मान रही चाय बिस्कुट, देखिए मैं किसी पत्रकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब अपना काम आगे बढ़ कर रहे हैं। मैं जब ग्राउंड पे या अभी भी अपना शो करता हूँ 24 घंटे मेहनत करता हूँ। मेरा मानना ये है कि चाय बिस्कुट का मतलब ये है कि भाई अगर आप एक ही व्हाट्सएप ग्रुप पे जो खबरें आ रही हैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप की खबर को ही अपना जर्नलिज्म समझेंगे, वो जर्नलिज्म नहीं है। अगर मान लीजिए मैं सुशांत के वक्त जब रिपोर्टिंग कर रहा था या अभी अपना शो करता हूँ, मेरे को पसीना आता है, मैं मेहनत करता हूँ, 24 घंटे चीज़ करता हूँ। अगर आप कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सामने आपको उसको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ बैठ के आप सड़ी सी पीटीसी दोगे या बैठ के उसको साथ जाके रिपोर्ट करो। रिपोर्ट मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन लेना, ना कि सिर्फ अपने एक स्टैंडिंग फ्रेम में करना। तो मैं इस मेथोडोलॉजी के खिलाफ रहा हूँ और मेरा मानना है कि जब रिपोर्टिंग में आदमी को रिपोर्टर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो जिससे वो सवाल रिपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर मान लो आप कोई इंसिडेंट पे हो, क्राइम सीन पे हो, तो आप उस क्राइम सीन को तो दिखाओगे ना। आप आलसी जैसे बैठ के एक ही जगह बैठ के अपना ज्ञान तो नहीं करोगे ना। व्यूअर के लिए मैं कहूँगा कि ये व्यूअर के लिए अन्याय होगा। दैट इज़ द होल लॉजिक। सो मैंने तो किसी को नहीं कहा भाई हम चाय बिस्कुट इज़ अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ अगेंस्ट दोज जर्नलिस्ट हु डू नॉट वर्क हार्ड एंड बिलीव दैट एवरीथिंग इज़ ऑन देयर व्हाट्सएप बिकॉज दे हैव 10 पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होना ही जो रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म नहीं होता। जनता की सेवा करना और जनता के लिए जो रिपोर्ट करते हो उसमें अपना पसीना बहा देना, वो असली रिपोर्टिंग। और अगर मैं गलत था तो आप मुझे बताइए, आज कोई भी टीवी उठा के देख लीजिए, सभी उसी तरीके से भाग के क्यों करने की उम्मीद करते हैं ना। दैट इज़ द वॉट इवन ऑन द शो फ्रंट। स्टार्टिंग में सब आपके खिलाफ थे और अब वो धीरे धीरे उसी आप देखिए, मैंने अभी अपने इंडिया न्यूज़ में जनता का मुकदमा शो पे मैंने पुशअप मारी थी जब मैंने कहा था कि 2 सीट कांग्रेस पार्टी आएगी, 3 आ गई तो 3। अब लोगों ने उस पर बड़ा बोला, ये किया वो किया, आई अल्टीमेटली कितनी 2 ना। तो मैंने कौन सा फैक्चुअली गलत किया? तो इट इज़ एन इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स। पीपल शुड बी थिक स्किन्ड टू ऑब्जर्व द रियलिटी एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। दैट इज़ द बॉटम लाइन। मैं अब एक 2 सवाल और आपसे लूँगा क्योंकि समय कम है। मैं एक चीज़ जो जानना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आप जन की बात को कहाँ देखते हैं? क्या ड्रीम है उसके लिए? सपने बहुत होते हैं इंसानों के और आई नो कि आपके सपने बहुत ऊंचे हैं सर। तो क्या जन की बात कहाँ देखते हैं? देखिए नितेश, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस देश का 80% जो ये देश है वो 40 साल से कम का है। मतलब इस देश का जो विचार है, भले वो मीडिया के अंदर हो गया, कहीं भी हो गया, वो युवा निर्धारित करते हैं। और अब इस समय आ गया इस देश के मीडिया के अंदर आने वाले सालों में जैसे भगवान की कृपा रहती है, चीज़ें आगे बढ़ती है कि देश का युवा साथ में आए और अपना मीडिया क्रिएट करे। तो उम्मीद यही है कि जन की बात वो माध्यम बनेगा और मैं वो माध्यम बनने में मदद कर सकता हूँ इस देश के युवाओं का। जो इस देश के युवाओं की सोच, जो राष्ट्रवादी सोच है, जो हिंदुस्तान को ग्लोबली आगे ले जाने की सोच है, जो नए भारत की सोच है, उसको हम हर मीडिया में, भले डिजिटल हो, भले टीवी हो, भले टेक्स्ट हो, किसी से भी उस तरीके से आगे ले जाए। क्योंकि 80% देश जो 40 साल से कम का है, उसको 40 साल से कम के लोग जो हैं वो बताएंगे कि देश का विचार क्या होना चाहिए, ना कि 75-80 साल के बैठे हुए लोग जो अभी भी पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर रहते हैं, जो अभी भी नेहरूवियन लेगेसी से होते हैं। तो अब समय है कि एक नई पूरी क्रांति लाने का, जिस क्रांति को हम आने वाले समय में लेके आएंगे और एक विश्व में जो ऐसा भारत जिसकी सोच विश्व भर में आगे बढ़े, उसको ले जाने का काम करेंगे और उस राष्ट्रवादी विचार को 100 करोड़ लोगों तक लेके जाएंगे और आगे चल के ग्लोबली भी जितने इंडियंस हैं वहाँ तक लेके जाएंगे।
एक आखिरी सवाल, व्हाट अबाउट गुजरात इलेक्शन, क्या सोचते हैं गुजरात इलेक्शन का और देखिए, क्या प्लान है उसको लेकर? अब आप इसको मैं देखिए, कम से कम अब 26-25 इलेक्शंस हो गए हैं और इस बार भी अगर आपको याद होगा कि यूपी में हम लोग ने एक तरफ लोग कह रहे थे 300 से ज़्यादा, लोग कह रहे थे दूसरी तरफ भाजपा हारेगी, हम कह रहे थे नहीं 42% पे 250, 60, 70 तक आएगी, वही आए। पंजाब में भी हमने कहा था कि आप विल स्वीप, वो हुआ। सो चुनावों में मेरे लिए चुनाव जैसे एक नेता के लिए क्या होता है कि अगर चुनाव जीत और हार सब कुछ होता है, मेरे लिए भी जब मैं एक सिफोलॉजिकल इलेक्शन करता हूँ जीत और हार सब कुछ होता है। सो उसी हिसाब से मैं करता हूँ। मैं सिर्फ एक एसी रूम में बैठकर कैटी पे सिर्फ ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाली सिफोलॉजी नहीं करता। आपने भी देखा होगा खून पसीने की मेहनत से ग्राउंड पे करता हूँ, मेरे लोग भी करते हैं। बात रही कोई बात नहीं, तो ये एक्चुअली अभी मैं वर्कआउट करने वाला हूँ, तो ये सॉन्ग्स का वो उसमें प्लेलिस्ट है। बात रही गुजरात की, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इज़ लाइक अ हैबिट इन गुजरात। मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप सुबह उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और उसके बाद फिर आप जाके एक नाश्ता करते हो, फिर लंच करते हो, एक हैबिट होती ना, तो बीजेपी गुजरात में एक हैबिट बन गई है और अभी भी वो हैबिट कायम है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एक पर्सनालिटी कल्ट है, अमित शाह का पर्सनालिटी कल्ट है गुजरात में, उसका कंपैरिजन में कोई दूसरा नहीं है और कांग्रेस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। आप बहुत वीक है, अभी समय नहीं है उसको बढ़ने का। सो मुझे नहीं लगता कि गुजरात के अंदर, गुजरात में ये बात नहीं, आप ही रिकॉर्ड करिएगा मेरा स्टेटमेंट और तब बताइएगा जब रिजल्ट आएंगे, भले मैं प्रेडिक्ट करूँ। गुजरात में लड़ाई इसकी नहीं कि बीजेपी हारे या जीते, सवाल बस इतना है कि बीजेपी कितने वोट से जीतेगी, कितनी सीट से जीतेगी, ये है गुजरात के इलेक्शन का नैरेटिव। तो इसमें भूल जाइए कि बीजेपी हारने वाली गुजरात, बीजेपी हारेगी नहीं गुजरात। बात यही है कि कितने सीट से जीतेगी और कितने सीट्स लेके आएगी। क्या सबसे ज़्यादा गुजरात इलेक्शन में जो अभी तक कोई पार्टी सीट लेके आई उतनी लेके आएगी या उससे कम लेके आएगी, कितने वोट शेयर कितना होगा, ये सब चीज़ देखने की होगी। सो गुजरात में देयर इज़ नो कंपटीशन बिटवीन विलिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट हाउ बिग द बीजेपी विक्ट्री विल बी, दैट हैज़ टू बी सीन, और हाउ मीगर द बीजेपी विक्ट्री विल बी। बीजेपी विक्ट्री एट दिस सिचुएशन इज़ अश्योर्ड। तो धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपको ये बातचीत, करता हूँ कि आपका ऑडियंस बोर नहीं हुआ होगा। अरे नहीं, इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू सर, है ना। और कैसा लगा आपको ये बातचीत का प्रोग्राम, ऐसी और धमाकेदार चकाचक वीडियोस के लिए? मैं आपके ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल को ये सब्सक्राइब करें और आप भी इस तरीके से आगे बढ़ के रहिए, क्योंकि जब मैंने भी 2015-16 में 16 में शुरू किया था, सिर्फ मेरे पास तो, आपके पास तो माइक और ये दो है, ट्राइपॉड है, मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता, तो विदाउट मैं ही करता था। तो आपके जैसे युवाओं के जब चैनल जो 1-1 करोड़ व्यूअरशिप तक पहुँचेगा तो आप 1 करोड़ लोगों की ओपिनियन आगे कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप भी आगे बढ़ते रहिए और हर देश के युवा को ये करना चाहिए कि सरकार पर निर्भर ना हो, किसी पर निर्भर ना हो, अपने हिसाब से कितना बड़ा करे, अपनी कंपनी को बड़ा करे, अपनी चीज़ को बड़ा करे और वही उसी से देश आगे जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से आगे बढ़िए, ये मैं आपके चैनल के ज़रिए आपको भी कहना चाहता हूँ और आपके दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।